भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा, के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कैबिनेट केंद्रीय कैबिनेट द्वारा से मंजूरी भी दे दी गई है। और इस शिक्षा नीति को जहाँ तक मैंने इसको समझा है, इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें डाली गई हैं। जो वर्तमान शिक्षा नीति चल रही है, इसके तुलना में यह शिक्षा नीति जो आने वाली है, ये छात्रों के लिए और अध्यापकों के लिए ज़्यादा सुगम होगी। छात्रों को इसमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और उन्हें विषयों आदि का चुनाव करने में सरलता भी मिलेगी। इसमें दोनों ही स्तरों में, चाहे सरकारी तंत्र हो और चाहे गैर सरकारी, दोनों ही में बराबर सुविधाएं दी जाएंगी और छात्रों को आगे बढ़ने का बराबर मौका मिलेगा। इस शिक्षा नीति को जो सरकार ने 4 स्तर में विभाजित किया है, बल्कि 6 स्तर में विभाजित किया है। पहला है जो प्राथमिक प्री प्राइमरी, इसमें कक्षाएं जो दी गई हैं अरुण, उदय, शिशु, प्रथम, द्वितीय, ये पहला स्तर है। उसके बाद इन्होंने दूसरा स्तर है कक्षा तृतीय से पंचम तक, यानी कक्षा 3 से 5 तक। और तीसरा स्तर है कक्षा 6 से 8 तक। और चौथा स्तर है कक्षा 9 से 12 तक। और 5वां स्तर है दिव्यांग, अर्थात डिसेबल जो छात्र हैं, उनको किस तरह से शिक्षा दी जाए, इस संबंध में व्यवस्था की गई है। और 6ठा स्तर है शिक्षक प्रशिक्षण, यानी जो टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, उनको किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाए, इसकी भी व्यवस्था की गई है। इसमें जो स्कूली शिक्षा के जो स्तर तय किए गए थे, उनमें आयु वर्ग जो प्री प्राइमरी है उसमें 3 से 8 वर्ष, उसके बाद प्राइमरी में 8 से 11, और उसके बाद कक्षा 6 से 8 तक में 11 से 14, और कक्षा 9 से 12 में 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे इसमें आते हैं। इसके अंतर्गत जो स्टेज बनाई गई हैं, उसमें जो सिस्टम बनाए गए हैं वो अत्यंत आकर्षक हैं और छात्रों को बोझ, उनके दिमाग में किसी प्रकार का बोझ हो, उससे उनको मुक्त किया गया है। जैसे प्री प्राइमरी स्तर में, यानी फाउंडेशनल स्टेज जो है, उसमें अरुण, उदय और शिशु, ये आंगनवाड़ी, यानी सरकारी जो तंत्र है वो आंगनवाड़ी के माध्यम से, और जो विद्या भारती के माध्यम से चलेगा, उसमें इसको शिशु वाटिका के नाम से जाना जाता है। आज भी वो शिशु वाटिका विद्या भारती के विद्यालयों में खोली गई हैं और उनमें बच्चे बिना किसी किताब के, बिना किसी कॉपी पेन के, बच्चों को खेल खेल में शिक्षण की व्यवस्था की गई है। और उसके बाद प्रथम द्वितीय को इसमें शामिल किया गया है। प्रथम और द्वितीय, यानी प्रथम कक्षा से बच्चों को कुछ लिखना पढ़ना सिखाया जाएगा, जिससे कि वो आगे की जो पढ़ाई करनी है उसके लिए वो अपने को तैयार कर सकें। अर्थात खेल खेल में जो चीज़ें उन्होंने मौखिक रूप से सीखी हैं, उनको उसके लिखने के रूप में, लेखन के रूप में बच्चों को अक्षर ज्ञान दिया जाए। और इस तरह से कक्षा द्वितीय तक पहुँचते पहुँचते बच्चा लिखना और पढ़ना, ये दोनों चीज़ें सीख लेगा और उसके दिमाग पर न तो बस्ते का बोझ रहेगा, न किताबों का बोझ रहेगा, न होमवर्क का बोझ रहेगा, जो कि वर्तमान में कक्षा पीजी से ही, यानी अरुण से ही माताएं और घर के लोग
बच्चों को दबाव देने लगते हैं, होमवर्क किया कि नहीं किया, आदि आदि। तो ये इन दबावों से बच्चे मुक्त रहेंगे। और उसके बाद जब बच्चा कक्षा तृतीय में पहुंचेगा तो तृतीय कक्षा से बच्चे को अन्य भाषाओं का भी ज्ञान, यानी हिंदी भाषा के अतिरिक्त साथ में अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान, संस्कृत भाषा का ज्ञान, यानी अन्य भाषाओं का भी ज्ञान उसे कराया जाएगा। और कक्षा तृतीय से ही बच्चे को आगे की पढ़ाई के लिए तैयार किया जाएगा, जिससे कि वो ठीक प्रकार से लिखना, पढ़ना, बोलना आदि उसको ठीक से आए। अन्य विषयों का भी ज्ञान यथा विज्ञान, सामाजिक विषय, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, इन सब चीज़ों का भी ज्ञान बच्चे को हो सके। और उसके बाद जब जो तीसरा स्तर है कक्षा 6 से 8 वाला, इसमें बच्चों को ये सुविधा दी गई है कि बच्चे कक्षा 6 में जब पहुँचें तो उन्हें कोई ना कोई स्किल अवश्य सिखाई जाए, कोई ना कोई कौशल उन्हें अवश्य सिखाया जाए। जैसे कि अगर कोई बच्चा किसी मजबूरी में कक्षा 6 की ही पढ़ाई करता है और उसके बाद वो छोड़ देता है, तो कक्षा 6 में पढ़ने के बाद ही उसे कोई ना कोई ऐसा स्किल, ऐसा कौशल ज़रूर आ जाए जिससे कि आगे अगर वो पढ़ाई न कर सके तो उसी स्किल के माध्यम से वह अपनी जीविका, अपना रोज़गार खोज सके। वैसे तो कक्षा 6, 7, 8 इनमें बच्चों को स्किल सिखाना, उनको रोज़गार की ओर ले जाना, रोज़गार परक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये व्यवस्था की है। और यह अत्यंत उपयोगी शिक्षा साबित होगी, क्योंकि वर्तमान में बालक उद्देश्यहीन पढ़ाई करता है। वह सोचता है कि पहले इंटरमीडिएट करो फिर देखा जाएगा। इंटरमीडिएट कर लेता है तो सोचता है कि अब ग्रेजुएशन कर लिया जाए, फिर ग्रेजुएशन के बाद फिर वो विचार करता है कि अब पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया जाए। और उसके पश्चात इस तरह से वो पढ़ाई करते करते एक लंबी पढ़ाई कर लेता है और उसके पश्चात फिर भी उसका उद्देश्य कोई निश्चित नहीं हो पाता है और वह बेरोजगारी की श्रेणी में अपने को खड़ा कर लेता है। लेकिन वर्तमान में जो ये शिक्षा प्रणाली सरकार द्वारा लागू की जाएगी, इसमें यह एक अच्छाई होगी कि छोटे स्तर से ही करें, कक्षा 6, 7, 8 के ही स्तर से ही बच्चे को कौशल युक्त यानी रोजगार परक शिक्षा मिलेगी। उसके बाद जो चौथा स्तर है उसमें कक्षा 9 से 12 तक, इसमें हाई स्कूल की जो बोर्ड परीक्षा होती थी उसको हटाया गया है और कक्षा 9 से 12 तक सेमेस्टर वाइज पढ़ाई का सिस्टम बनाया गया है, जिसमें 6-6 महीने में सेमेस्टर के अनुसार परीक्षाएं ली जाएंगी। छात्र अपना मूल्यांकन खुद करेगा, अध्यापक मूल्यांकन करेगा तथा उनकी अन्य जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं उनका भी मूल्यांकन किया जाएगा और इस प्रकार से छात्रों को क्रमशः विकसित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। साथ ही कक्षा 12 में जो अंतिम सेमेस्टर होगा उसमें बोर्ड की परीक्षा की जाएगी। बोर्ड की परीक्षा में जो अंकों की होड़ वर्तमान में होती है कि इतने परसेंट आए और इसमें टॉप 10 में बच्चे आ गए, ये सब चीज़ें धीरे धीरे इनको समाप्त किया जाता है। अंकों की होड़ के कारण तमाम बच्चे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो जाते हैं, आत्महत्याएं करते हैं और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये सब चिंताएं अब बच्चों की समाप्त होंगी और साथ ही इस स्तर पर ही बच्चों को आगे भविष्य अपना तय करना पड़ेगा। भविष्य में उन्हें क्या बनना है कक्षा 9 से ही उन्हें निर्धारित कर लेना पड़ेगा। इसमें अगर उन्हें शिक्षक बनना है तो उस तरह की शिक्षा प्राप्त होगी, उन्हें डॉक्टर बनना है तो उस तरह की शिक्षा प्राप्त होगी, उन्हें इंजीनियर बनना है तो उस तरह की शिक्षा प्राप्त करेंगे। इसलिए अब इसमें उनके अनुसार यानी उनके लिए
तमाम तरह के ऑप्शंस सामने रहेंगे। अब ये सारी फैकल्टीज समाप्त कर दी गई हैं, ये साइंस फैकल्टी है, कॉमर्स है, ये आर्ट्स है, ऐसा नहीं रहेगा। कोई भी बच्चा उसको अपना विकल्प चुनने का पूरा अवसर रहेगा। यदि साइंस का बच्चा आर्ट्स का किसी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहता है, यानी फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री के साथ वो हिस्ट्री भी पढ़ना चाहता है, वो कला भी पढ़ना चाहता है, वो संगीत भी पढ़ना चाहता है, तो उसे स्वतंत्रता रहेगी। साथ ही कला आर्ट साइड का जो छात्र होगा वह अगर साइंस की विषय पढ़ना चाहेगा, कॉमर्स के विषय पढ़ना चाहेगा, तो भी उसके लिए ऑप्शन होगा। इस तरह से ये इस शिक्षा प्रणाली में जो देखा गया है वो छात्रों के लिए बहुत ही हितकारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। साथ ही दिव्यांग जो छात्र होंगे, डिसेबल छात्र होंगे, उनके लिए भी बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं दी गई हैं। उनको सुविधा, उनके लिए अलग विद्यालय, अलग व्यवस्था, या एक ही विद्यालय में अगर अधिक दिव्यांग छात्र हैं तो उनके लिए अलग कक्षा, अलग तरह का जिस प्रकार के दिव्यांग हैं उस प्रकार के उनको लर्निंग इंस्ट्रूमेंट्स उनको दिए जाएंगे, उनको उपलब्ध कराए जाएंगे। और अंतिम स्तर जो है वो शिक्षक प्रशिक्षण का है, यानी टीचर्स जो वास्तव में टीचिंग व्यवसाय में ही रहना चाहते हैं उन्हें ही पढ़ाने का अवसर दिया जाए। ऐसा नहीं कि जो कोई भी कुछ भी पहले तमाम तरह के रोज़गारों में हाथ पाँव मारते हैं और उसके बाद जब कहीं कोई चीज़ हाथ नहीं लगती है तो अंत में शिक्षक बन जाते हैं। चलो कोई कुछ नहीं मिला तो चलो टीचर बन जाते हैं, अब प्राइमरी में ही सही टीचर बन जाते हैं। ये व्यवस्थाएं अब समाप्त हो जाएंगी। इससे वास्तव में जो जिसकी रुचि पढ़ाने में है, जिसकी रुचि शिक्षा में है, वही अध्यापक बनेगा, और जब उसकी रुचि पढ़ाने और पढ़ने पढ़ाने में होगी तो वह बच्चों को ठीक से शिक्षा भी प्रदान करेगा। और साथ ही टीचर्स के ट्रेनिंग की व्यवस्थाएं, उनकी उचित तरीके से ट्रेनिंग हो, उचित तरीके से उनका मार्गदर्शन किया जाए। पढ़ाने के साथ साथ समय समय पर उनके प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्था दी गई है, जिसमें उनको समय समय पर 6 महीने में, साल भर में उनको विभिन्न स्तरों से, प्रशिक्षण के विभिन्न स्तरों से गुजरना होगा। विभिन्न स्तर के जो पाठ्यक्रम होंगे उनको पढ़ करके, उनका अभ्यास करके शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, तथा परीक्षा के दौर से भी गुजरना होगा, जिससे उनमें लगातार स्किल्स यानी कौशलों का विकास होता रहे, जिसका लाभ छात्रों को मिलता रहे। क्योंकि जब समय समय पर छात्रों को इसका लाभ मिलता रहेगा तो छात्रों का दिन दुना रात चौगुना विकास होता रहेगा, और छात्र वास्तव में जिस शिक्षा के पात्र हैं वह उचित शिक्षा उन्हें मिलती रहेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।